अगर आप भी क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स हैं और इतने सारे रिसोर्सेज होने के बावजूद भी समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से पढ़े, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। हमारा आज का टॉपिक है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग दो वर्ड से बना है, पावर प्लस शेयरिंग। अब पावर का मतलब होता है अथॉरिटी, ठीक है, किसी पर्सन का रूल। वेयर एज शेयरिंग का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन, किसी चीज को बांटना। मतलब पावर शेयरिंग क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी। अब ये जो चैप्टर है पावर शेयरिंग, ये 3 क्वेश्चंस के अराउंड रिवॉल्व करता है। दैट इज व्हाई पावर शेयरिंग, हाउ पावर शेयरिंग एंड व्हाट पावर शेयरिंग। कि पावर शेयरिंग क्या है, क्यों हमें जरूरी है पावर शेयरिंग, कैसे हम पावर को शेयर कर सकते हैं, और एक्चुअली पावर शेयरिंग क्या है। इस चीज को समझने से पहले मैं स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। इस पूरी सीरीज में हम स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही एनसीईआरटी को डिकोड करेंगे और एग्जाम रेडी नोट्स आपको मिलेंगे एंड में, जिसको आप डाउनलोड भी कर सकेंगे। वो मैं आपको बताऊंगी कैसे करेंगे, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। स्टार्ट करते हैं। अब ये 2 केस स्टडीज 2 कंट्रीज की है, दैट इज बेल्जियम और श्रीलंका। कि बेल्जियम ने कैसे पावर को शेयर करा और वो सिविल वार जैसी सिचुएशन को टाल पाया जो श्रीलंका ना कर सका। श्रीलंका की केस स्टडी कुछ ऐसी है। श्रीलंका हम सभी को पता है हमारी नेबरिंग कंट्री है, एक आइलैंड कंट्री है नियर बाय तमिलनाडु। अब इसकी जो पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ है, सेम एज हरियाणा, ठीक है। अब यहाँ पे श्रीलंका को स्टडी करने के लिए हमें सबसे पहले उसके सोशल ग्रुप्स के बारे में अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि वहाँ की सोशल डेमोग्राफिक्स कैसे हैं, वहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं, कितनी % कौन से लोग रह रहे हैं उसमें। अब मैंने इसमें जो है ना वो तोड़ दिया है, एक लिंग्विस्टिक ग्रुप के बेसिस पे और एक जो है रिलीजियस ग्रुप के बेसिस पे, ठीक है। लिंग्विस्टिक ग्रुप मतलब कि वो कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, वेयर एज रिलीजियस ग्रुप वो कौन सा रिलीजन फॉलो कर रहे हैं। जो हमारी बुक है एनसीईआरटी उसमें ऐसा उन्होंने इकट्ठा दिया है, तो वो खिचड़ी पक जाती है जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने उसको तोड़ दिया है। अब देखिए कैसे। अब सबसे पहले हम लिंग्विस्टिक ग्रुप में देखेंगे कि ये जो श्रीलंका है, श्रीलंका में सिन्हाला स्पीकर्स जो हैं वो 74% हैं, ठीक है। जो सिन्हाला स्पीकर 74% हैं और दूसरी साइड तमिल स्पीकर्स हैं जो 18% हैं, ठीक है। अब आगे जो तमिल स्पीकर्स हैं वो भी डिवाइडेड हैं 2 ग्रुप्स में, दैट इज इंडियन तमिल्स और श्रीलंकन तमिल्स। अब इसमें हम देखें ये श्रीलंका का जो मैप है, इसमें ये जो येलो वाला पोर्शन है ना, ये जो येलो वाला पोर्शन है, यहाँ पे ज्यादा कौन से लोग रह रहे हैं? सिन्हालास, ठीक है। 74% सिन्हालास रह रहे हैं और ये वाला जो पोर्शन है ऑरेंज वाला, यहाँ पे रह रहे हैं तमिल, ठीक है, तमिल स्पीकर्स। अब यहाँ पे ये जो थोड़ा ये वाला डार्कर पोर्शन है, यहाँ पे इंडियन तमिल्स रहते हैं। अब ये जो इंडियन तमिल्स हैं वो कौन से हैं? इंडियन तमिल्स वो हैं जब अंग्रेजों का राज था हमारी कंट्री पे, तो यहाँ से जो अंग्रेज थे इंडियंस को पाउंडेड लेबर बना के लेबर करवाने के लिए श्रीलंका में लेके जाते थे। तो वहां पे जो लोग बाउंडेड लेबरर्स थे वो जब आजाद हुआ वो वहीं पे रहने लगे, आगे उनकी फैमिलीज बढ़ी। तो वो जो सारी कम्युनिटी इंडियन तमिल्स की है ये वो है जो कि 5% है, और जो श्रीलंकन तमिल्स हैं जो वहीं के नेटिव हैं, वहीं के रहने वाले हैं, वो 13% है। अब ये चीज आप ध्यान में रखेंगे कि अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सिन्हाला स्पीकर्स हैं, सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, वो मैक्सिमम है, ज्यादातर कौन से लोग हैं? सिन्हाला स्पीकर, ये याद रखना है। और जो तमिल है वो कम है, बट फिर भी तमिल का एक अच्छा अमाउंट जो है, एक अच्छी परसेंटेज है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, जब आगे हम इसकी स्टोरी पढ़ेंगे तो ये आपको समझ आएगी कि हमने इसको क्यों पढ़ा। अब उसके बाद अगर मैं रिलीजियस ग्रुप्स की बात करूं तो यहाँ पे 4 रिलीजन मेनली जो है वहां के लोग फॉलो कर रहे थे, बुद्धिस्ट, हिंदुइज्म, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। अब इसमें क्या था कि जो बुद्धिस्ट थे ना वो थे 70%, और वो ज्यादातर जो बुद्धिस्ट लोग थे वो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है। और दूसरी जगह जो हिंदूज और मुस्लिम थे ना वो 13% और 10% थे रिस्पेक्टिवली, और ज्यादातर हिंदू और मुस्लिम तमिल स्पीकर्स थे,
ठीक है, वो तमिल लैंग्वेज बोलते थे। वेयर एज जो क्रिश्चियन थे वो 7% थे और वो बोथ लैंग्वेजेस बोलते थे। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे एक देखो, एक इंडिविजुअल है, ठीक है, अब मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं कोई ना कोई धर्म फॉलो कर रही होंगी, ठीक है, मैं किसी धर्म को मानती हूँ। अब वो धर्म के लिए मैं अपनी फीलिंग्स किस लैंग्वेज में एक्सप्रेस करूंगी? अपनी लैंग्वेज, मेरी जो मातृभाषा है मैं उसमें करूंगी, है ना। तो ऐसे ही क्या है, वहां पे कुछ धर्म फॉलो करने वाले लोग कौन सी भाषा में जो है वो बोल रहे हैं, मीन्स इसमें रिलेशन क्या है, उनका जो रिलीजन और उनकी वो लैंग्वेज क्या बोल रहे हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बुद्धिस्ट मैक्सिमम है, ठीक है, मेजॉरिटी में है, और वो सिन्हाला बोल रहे हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर इतने परसेंट है तो वो सभी सिन्हाला बोल रहे हैं। बुद्धिस्ट जो है शायद कुछ तमिल भी बोल रहे हों, ठीक है, या फिर कुछ मुस्लिम्स या कुछ हिंदूज जो हैं वो सिन्हाला भी बोल रहे हों। बट ये ऊपर से एक जो है इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक है जो हमें देखना जरूरी है, ठीक है। मेनली हम इस चीज को ओवरव्यू के बेसिस पे देखेंगे। अब स्टोरी क्या है श्रीलंका की। अब 1948 में जो श्रीलंका है उसको इंडिपेंडेंस मिली, और क्या हुआ, इन्होंने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो बनाई, ठीक है, और उसने क्या अडॉप्ट करा, मेजॉरिटेरियनिज्म। अब दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि मेजॉरिटेरियनिज्म। अब इन्होंने क्या करा कि मेजॉरिटेरियनिज्म को अपनाया, अडॉप्ट करा, जिससे क्या हुआ, सिन्हाला सुप्रीमेसी। ऑब्वियस ही बात है, मैंने ऊपर आपको क्या बताया था कि मेजॉरिटी किसकी है, सिन्हाला स्पीकर्स की। ज्यादा लैंग्वेज जो है, जो ज्यादा लोग कौन से हैं जो सिन्हाला बोल रहे हैं, सो मतलब कि ये मैक्सिमम लोग हैं, इनकी जो है मेजॉरिटी है, तो इसलिए क्या हो गया, सिन्हाला की सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश हो गई। ऑब्वियस बात है, जो ज्यादा लोग होंगे जिनकी मेजॉरिटी है उनका ही राज चलेगा। अब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया गवर्नमेंट ने, जिसमें उन्होंने क्या बोला कि जो स्टेट है वो प्रोटेक्ट करेगी और फॉस्टर करेगी बुद्धिज्म को। अब यहाँ पे आ गई ना बात, मैंने क्या बोला था कि ज्यादातर लोग कौन से हैं, बुद्ध धर्म को फॉलो करने वाले, और साथ में वो क्या बोल रहे हैं, सिन्हाला लैंग्वेज बोल रहे हैं। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया कि उनकी ज्यादातर लोग सिन्हाला वाले हैं और वो बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे हैं, तो स्टेट ने एक अपना रिलीजन मान लिया कि हम बुद्धिज्म को फॉलो करेंगे और उसको प्रोटेक्ट भी करेंगे, ठीक है। फिर एक और एक्ट पास कर दिया 1956, जिसमें उन्होंने सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज भी बना दिया। अब ऑफिशियल लैंग्वेज किसी भी कंट्री की बहुत एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, क्यों, क्योंकि उसी लैंग्वेज में सभी काम होंगे, सभी गवर्नमेंट वर्क होंगे, ये सारी चीजें जो हैं मीन्स सिन्हाला लैंग्वेज में होंगी। अब यहाँ पे आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि वो जो 18% तमिल थे उनका क्या, उनके बारे में गवर्नमेंट क्यों नहीं सोच रही। इसी को तो हम मेजॉरिटेरियनिज्म बोलते हैं, कि जब गवर्नमेंट सिर्फ मेजॉरिटी लोग, जो मैक्सिमम अमाउंट में लोग हैं, उनके बारे में ही सोच रही है, उनके लिए ही रूल्स बना रही है, बाकियों के बारे में नहीं सोच रही, ठीक है। और उसके बाद फिर एक और काम कर दिया गवर्नमेंट ने, प्रेफरेंशियल पॉलिसीज शुरू कर दी। प्रेफरेंशियल पॉलिसीज, अब मैं आपको बताऊं कि आपको एग्जाम्पल के तौर पे दूं कि टीचर है। अब टीचर का कई कई बार ऐसे होता है कि कुछ फेवरेट स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में, जिनको टीचर फेवर करता है ना। जब टीचर फेवर करता है तो हर चीज क्या है, उसकी मानता है, ठीक है, आज तुम्हें टेस्ट नहीं आता, ठीक है, आज हम पूरी क्लास का टेस्ट नहीं लेंगे, आज ऐसे है, आज तुमने होमवर्क किया, क्यों, कोई बात नहीं। और वैसे ही ऑपोजिटली अगर कोई बच्चा फेवर नहीं कर रहा है, उसको बोलेगा टीचर, उसको पनिशमेंट भी देगा, ठीक है, सब चीजें, मतलब दिस इज रॉन्ग, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या है, ये चीज होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेफरेंस देना, कि जो मेरा फेवरेट पर्सन है उसको मैं प्रेफर कर रही हूँ। अब इसमें क्या है, जो गवर्नमेंट के फेवरेट कौन थे, सिन्हालाज, सिन्हाला को फेवर करना शुरू कर दिया। ऐसी पॉलिसीज गवर्नमेंट ले आई, प्रेफरेंशियल पॉलिसीज, जिसमें जो सिन्हाला एप्लीकेंट्स थे उन्हीं को ही यूनिवर्सिटी में सीट्स मिल रही थी, उन्हीं को ही गवर्नमेंट जॉब्स मिल रही थी। अब जो तमिल थे वो बेचारे सफर करने लग गए, है ना। अब ऑब्वियस सी बात है, जब एक ही कम्युनिटी को सब कुछ मिल ही जाएगा, बाकी जो हैं वो रह जाएंगे, वो भी तो उसी कंट्री का पार्ट है, वो भी तो वहीं रह रहे हैं, उनके भी तो वही राइट्स है ना, उनके भी तो राइट्स हैं। तो अब उनके राइट्स का क्या, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो
इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले कि जो तमिल्स थे उनके मन में एक फीलिंग ऑफ एलियनेशन आ गई। एलियनेशन मीन्स हम जो है इनसे अलग हैं, हमें गवर्नमेंट फेवर नहीं करती है, तो ये प्रॉब्लम जो है उनके मन में आने लगी। अब इससे क्या हुआ, डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। अब जो गवर्नमेंट है उन्हें इक्वल पॉलिटिकल राइट्स भी नहीं दे रही थी। पॉलिटिकल राइट्स मीन्स जैसे राइट टू वोट, सरकार चुनने का अधिकार और भी बहुत सारी चीजें। फिर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट गेटिंग गवर्नमेंट जॉब्स। अब उनको गवर्नमेंट जॉब्स भी नहीं मिल रही थी, उसके लिए भी जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी। हमेशा जो है सिन्हालास को जो है वो प्रेफरेंस दी जा रही थी हर गवर्नमेंट जॉब के लिए। जो तमिल थे उनको कोई पूछ ही नहीं रहा है, ठीक है। फिर इग्नोर देयर इंटरेस्ट एंड अपॉर्चुनिटीज। उनके जो इंटरेस्ट थे, उनके लिए जो अपॉर्चुनिटी थी, उसको भी गवर्नमेंट इग्नोर कर रही थी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स देखी। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले कि जो तमिल हैं और सिन्हालास हैं उनमें टेंशन्स बढ़ने लगी। देखो सिंपल सी बात है, एक पर्सन, अभी जो मैंने एग्जांपल दी कि टीचर फेवर कर रहा है, तो जो जिन बच्चों को टीचर फेवर नहीं करता है तो क्या होता है, वो बच्चे उस बच्चे को अच्छा नहीं मानते हैं, ठीक है। क्लास में उसके साथ बोलते नहीं है, उसको बुलाते नहीं, कई बार कुछ बुली भी करने लग जाते हैं। तो मीन्स बुलिंग इज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। बट मैं एग्जाम्पल और हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, टेंशन्स क्रिएट होने लगती हैं। तो ऐसे ही तमिल्स और सिन्हालास के बीच में टेंशन्स क्रिएट होने लगी। जो श्रीलंकन तमिल्स थे उन्होंने अपनी पार्टीज और स्ट्रगल्स लॉन्च कर दिए, उन्होंने अपने ग्रुप्स बनाने शुरू कर दिए, अपनी जो है पार्टीज बनानी शुरू कर दी, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या बोला कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दो। ऑब्वियस ही बात है कि अगर सिन्हालास यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, हम तमिल्स भी तो हैं ना, तमिल्स भी तो 18% पॉपुलेशन के साथ रह रहे हैं, हमें भी तो जो है हमारी लैंग्वेज को भी तो ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा देना चाहिए। बट जो गवर्नमेंट थी वो उनके ये जो डिमांड्स थी उनको बार बार इग्नोर कर रही थी। और फिर उन्होंने क्या बोला कि हमें रीजनल ऑटोनॉमी दे दो और इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन गेटिंग। देखो अब सिंपल सी बात है, तमिल्स जो है फ्रस्ट्रेट हो गए, उन्होंने बोला कि ठीक है, तुमने हमारे लिए नहीं करना, तुमने सिन्हालास को फेवर करना है, तुम करो, लेकिन तुम क्या करो कि एक रूल ऐसा पास कर दो कि हम जहां पे रह रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो है ऑरेंज वाला पोर्शन जहां पे तमिल्स की पॉपुलेशन ज्यादा रह रही थी, तो हमें यहाँ पे एक अपनी अलग जो है रीजनल ऑटोनॉमी दे दो कि यहाँ पे जो हम लोग रह रहे हैं वहां पे हम अपने अकॉर्डिंगली रूल्स बना सके, अपने लोगों को फेवर कर सके। लेकिन गवर्नमेंट जो है ये चीज मान नहीं रही थी। अब ठीक है, फिर 1980s चलते हुआ क्या कि बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बन गई, ठीक है। तमिल वालों ने बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना ली और उन्होंने एक डिमांड क्या करने शुरू कर दिया, इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट एज तमिल इलम। अब उन्होंने क्या बोला कि ठीक है, तुमने हमारे लिए कुछ नहीं करना, हमें अपनी एक अलग स्टेट दे दो, जिससे उन्होंने क्या बोला, तमिल इलम, हमारी एक इंडिपेंडेंट स्टेट दे दो, हम जो है खुद ब खुद के लिए पॉलिसीज और रूल्स बना लेंगे और अपना ठीक है सेल्फ रूल करेंगे। लेकिन इससे क्या हुआ, जो गवर्नमेंट है वो मान नहीं रही थी, क्योंकि उनकी जो है पावर कम होगी। तो इससे क्या हुआ, एक डिस्ट्रस्ट पैदा हो गया। डिस्ट्रस्ट मीन्स एक दूसरे के ऊपर विश्वास जो है वो कम हो गया, ठीक है, दो कम्युनिटीज का। सिंपल सी बात है, जब हम वन को फेवर करेंगे तो दूसरे के ऊपर जो है दूसरे के लिए हम बिल्कुल नहीं सोचेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि मन में एक नेगेटिव थॉट आएगा और दूसरे के प्रति जो है विश्वास कम हो जाएगा, जिससे क्या है टेंशन्स क्रिएट होंगी। अब ये टेंशन्स इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बहुत लार्ज लेवल पे मास कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, जिससे सिविल वॉर जैसी सिचुएशन कंट्री में क्रिएट हो गई। सिविल वॉर मतलब, अब सिविल वॉर होती क्या है कि जब इंटरनली कंट्री में बहुत लार्ज लेवल पे वॉर लग जाती है, मींस कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, जिसमें लाखों हजारों लोग डिस्टर्ब होते हैं, मारे जाते हैं, और उन वहाँ का पूरा कल्चर डिस्टर्ब होता है, वहाँ की सोसाइटी डिस्टर्ब होती है, उसे हम सिविल वॉर बोलते हैं। अब इस सिविल वॉर से हुआ क्या, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, जैसे सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक सेटबैक, उनकी कंट्री को सॉरी जो है एक इकोनॉमिक सेटबैक लगा, सोशल सेटबैक लगा, कल्चरल सेटबैक लगा, ठीक है। फिर दूसरा, बहुत सारे लोग जो हैं वो मर गए, उनकी जो है मौत हो गई। फिर बहुत सारे जो हैं कंट्री छोड़ के एज अ रिफ्यूजी चले गए। अब रिफ्यूजी कौन होते हैं, जब
किसी कंट्री में कुछ लोग रह रहे हैं, कुछ कम्युनिटी के लोग वहां पे खुद को सेफ फील नहीं करते, तो वो दूसरी कंट्री में चले जाते हैं शरण लेने के लिए कि हम अपनी कंट्री में सेफ नहीं है, तो दूसरी कंट्री हमारी हेल्प करेगी, ठीक है, ताकि हम सेफ फील कर सके। तो वो क्या होते हैं, रिफ्यूजी, कईयों ने कंट्री ही छोड़ दी, ठीक है। और लार्ज नंबर ऑफ पीपल लॉस देयर लाइवलीहुड्स, बहुत सारे लोग जो है उनका रोजगार खत्म हो गया। अब हम देखते हैं, आए दिन हम न्यूज सुनते हैं कि बांग्लादेश से बहुत बहुत सारे रिफ्यूजी आ गए, श्रीलंका से भी काफी रिफ्यूजी इंडिया में आए थे। क्यों? क्योंकि वो वहां पे सेफ नहीं फील करे। उनको पता है कि यहाँ पे जो है ये कंट्री डाइवर्सिटी को मानती है, हर एक लैंग्वेज बोलने वाले पीपल को एक अच्छे अधिकार देती है, तो इसलिए शायद हमें भी वो चीज मिल सके, और वो वहां की कंट्री छोड़ के यहाँ पे आने लग गए। तो ये वाली चीजें, इसे हम रिफ्यूजी बोलते हैं। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी मतलब इसमें हम देखें कि हमने इस स्टोरी को जो पढ़ा और इससे क्या हमें पता चला या क्या सीखने को मिला, कि लैक ऑफ पावर शेयरिंग and dominance of majority community caused dissatisfaction among the Tamils leading to the civil war. Means अगर पावर शेयरिंग उन्होंने करी होती शायद ऐसी सिचुएशन नहीं आती, कि पावर शेयरिंग ना करने से और एक ही कम्युनिटी की मेजॉरिटी होने से जो कंट्री में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई। तो ये जो है श्रीलंका ने प्रॉब्लम फेस करी पावर शेयरिंग ना करके, ठीक है, मेजॉरिटी को अपना के। अब ऑपोजिटली बेल्जियम है, उसकी एक ऐसी कंट्री जिसने जो है पावर शेयरिंग करी, और उसने कैसे इस सिचुएशन को टाला, हम उसको अब समझेंगे। अब आपको भी पता है कि बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है, छोटी सी, जो हरियाणा से भी छोटी है, ठीक है, हमारी जो हरियाणा स्टेट है उससे भी एक छोटी कंट्री है, ठीक है, और उसकी पॉपुलेशन हाफ ऑफ हरियाणा है, ठीक है, हरियाणा से भी आधी पॉपुलेशन है। अब वहां का जो बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन है वो बहुत ज्यादा जो है ना वो कॉम्प्लेक्स था। एथनिक कंपोजिशन मतलब कि डिफरेंट एथनिसिटी के लोग, ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग, डिफरेंट कल्चर फॉलो करने वाले लोग, डिफरेंट ट्रेडिशन वाले लोग। तो यहाँ पे अब सिस्टम कैसा था, अब बेल्जियम जो है, हम इसको दो तरीके तोड़ के पढ़ेंगे इसको भी, सो दैट कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। जैसे श्रीलंका को आपने समझा वैसे ही बेल्जियम को मैं बताऊंगी कि अब बेल्जियम जो कंट्री है ना, बेल्जियम ने क्या करा कि अपनी कंट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड करा मेनली। ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये था हमारा फ्लेमिश रीजन, जो येलो वाला पार्ट है ये विलोनिया रीजन, और ये जो रेड वाला पार्ट है ये उनकी कैपिटल रीजन, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें कि फ्लेमिश रीजन में 59% डच स्पीकर्स हैं और विलोनिया रीजन में 40% फ्रेंच स्पीकर्स हैं। अब यहाँ पे पहले मैं एज अ होल कंट्री की बात कर रही हूँ, ठीक है, कंट्री में कैसी कंपोजिशन है डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स की, कि एक जो रीजन में फ्लेमिश रीजन में 59% डच रह रहे हैं और वेलोनिया रीजन में 40% फ्रेंच हैं, और यहाँ पे एक जो है एरिया जहाँ पे 1% जर्मन स्पीकर्स भी हैं। अब यहाँ से हमें पता लग रहा है कि जो डच स्पीकर्स हैं वो किस में है, मेजॉरिटी में है, ठीक है, क्या है, मेजॉरिटी में है। वेरेज जो फ्रेंच है वो मिनॉरिटी में है, मींस बहुत मिनॉरिटी नहीं है, डिफरेंस बहुत थोड़ा है, लेकिन मेजॉरिटी किसकी है, ज्यादा पॉपुलेशन किनकी है, डच की, ठीक है। अब ये देखिए कैसे होगा, यहाँ पे डिफरेंस क्या है। फिर दूसरा है ब्रसेल्स। अब मैं ब्रसेल्स कैपिटल सिटी की बात करूं, ठीक है, जैसे हमारी इंडिया की कैपिटल क्या है, इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली, ठीक है। अब इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली, ऐसे ही ब्रसेल्स की कैपिटल, सॉरी बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसेल्स। अब ब्रसेल्स में कंपोजिशन कैसी थी कि जो फ्रेंच स्पीकर्स थे वो 80% थे और जो डच स्पीकर थे वो 20% थे। मींस हम ये देख सकते हैं कि जो कैपिटल रीजन है वहां पे ज्यादातर कैपिटल रीजन में फ्रेंच स्पीकर्स ही रह रहे हैं, उनकी ही डोमिनेंस है, ठीक है। अब इसको आप समझ सकते हैं इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली कि मेजॉरिटी पूरी कंट्री की अगर मैं बात करूं तो डच स्पीकर्स मेजॉरिटी में है और जो कि 59% है और 40% फ्रेंच है। वेयरएज अगर मैं ब्रसेल्स की बात करूं, फ्रेंच स्पीकर्स मिनॉरिटी में है जो कि 80% है और डच स्पीकर सिर्फ 20% है। अब स्टोरी कुछ ऐसे है बेल्जियम की कि वहां पे 2 कम्युनिटीज थी मेनली, दैट इज फ्रेंच स्पीकर्स और डच पीपल।
अब हुआ था क्या कि जो फ्रेंच थे ना वो भले ही मिनॉरिटी में थे, लेकिन वो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग थे। मींस जो फ्रेंच थे ना उनके पास पैसा बहुत था, वो बहुत अमीर थे। और ऑब्वियस ही बात है, जिस पर्सन के पास मनी पावर है उसके पास जो है पॉलिटिकल पावर ऑटोमेटिकली आ जाती है। जिससे क्या था कि जो डच पीपल थे उनको एक मन में रिसेंटमेंट रहती थी कि जो फ्रेंच हैं वो मिनॉरिटी में है, लेकिन फिर भी सब कुछ उन्हीं के अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है। अब इससे क्या थी टेंशन्स, जब भी जो मैंने आपको बताई, जैसे सिन्हाला और तमिल में टेंशन्स क्रिएट हुई, ऐसे ही फ्रेंच और डच में भी टेंशन्स क्रिएट होने लग गई। अब हुआ क्या, वहां की जो श्रीलंका की कंट्री ने, जो श्रीलंका थी, उन्होंने क्या करा कि मेजोरिटेरियन को अपनाया कि जो मेजोरिटी में है उनके अकॉर्डिंगली हम रूल बनाएंगे। लेकिन ऑपोजिटली जो बेल्जियम की कंट्री थी वो उन्होंने सोचा कि हमने श्रीलंका जैसी सिचुएशन अपनी कंट्री में क्रिएट नहीं करनी है, तो उन्होंने क्या करा कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करे। इस चीज को जो है प्रिवेंट करने के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार लाए। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक हमारी रूल बुक है, ठीक है, लॉ, जो कि कंट्री कैसे चलेगी, कैसे गवर्न करेगी, ठीक है, उसके बारे में उसमें लिखा होता है, जिसको मैं सिंपल लैंग्वेज में बोल दूं रूल बुक। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रूल बुक। और रिफॉर्म का मतलब क्या है? चेंज। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। अब 1970 से लेके 1993 तक बेल्जियम ने 4 टाइम्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करी। ठीक है। अमेंडमेंट मतलब कि चेंज। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा, चेंज करा, और जो है प्रॉब्लम्स थी उनको प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन लेके आए, जिसमें बेल्जियम लीडर्स ने रिकॉग्नाइज करा रीजनल और कल्चरल डाइवर्सिटीज को, कि रीजन, डिफरेंट रीजन्स जो मैंने आपको बताए थे कि बेल्जियम के 2 रीजन्स हैं, एक फ्लेमिश रीजन, एक वेलोनिया रीजन, कि उनमें क्या डिफरेंसेस है उसको देखा। और उसके साथ साथ उन्होंने जो है उनकी कल्चरल डाइवर्सिटी, जैसे डच और फ्रेंच, वो कैसे रह रहे हैं उनको जो है वो रिकॉग्नाइज करा। और उन्होंने जो मॉडल फॉलो करा, वो कौन सा मॉडल फॉलो करा? अकोमोडेशन मॉडल। अकोमोडेशन मतलब कि जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली चेंजेस लेके आना। ठीक है। और अपने जो प्रेजेंट मॉडल है उसमें चेंजेस लाना और अकोमोडेट करना उसे हम अकोमोडेशन मॉडल बोलते हैं। अब बेल्जियम ने क्या करा कि इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच मिनिस्टर्स एट द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये है बेल्जियम। ठीक है। अब बेल्जियम की जो प्रॉपर सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसमें क्या होगा? डच स्पीकर और जो है फ्रेंच मिनिस्टर्स इक्वल में होंगे। अगर 50 डच हैं तो 50 ही फ्रेंच होंगे। ठीक है। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट में कि यहाँ पे क्या, कोई भी गवर्नमेंट यूनिलेटरली डिसीजन ना ले सके। देखो कितना अच्छे तरीके से उन्होंने डिवाइड करा कि भले एक कम्युनिटी मेजोरिटी में है, लेकिन हम जो मिनिस्टर्स हैं वो 50-50 ही रखेंगे, सो दैट कोई भी जो है वो पार्शियलिटी ना कर पाए। फिर उन्होंने क्या करा? मैनी पावर्स ट्रांसफर फ्रॉम सेंटर टू स्टेट गवर्नमेंट। अब पहले ऐसा था कि जो ज्यादातर ना सेंटर स्ट्रॉन्ग था, सेंटर स्ट्रॉन्ग था मतलब कि सेंटर्स जो है अपने अकॉर्डिंगली स्टेट्स में चेंजेस कर देता था। कोई अगर उन्होंने रूल बनाया है तो उसमें जो है वो बदल देता था उसको और इंटरफेरेंस करता था। बट गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सबॉर्डिनेट नहीं होगी सेंटर की। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट स्टेट है, उसको जो पर्टिकुलर टॉपिक्स दिए हैं, ठीक है, पर्टिकुलर उसको टॉपिक्स क्या हैं वो आप, जब मैं आपको आगे बताऊंगी ना एक चार्ट, उससे आपको समझ आ जाएगी टॉपिक्स क्या है, कि पर्टिकुलर एरियाज हैं जो स्टेट के अकॉर्डिंगली जरूरी हैं, जिसमें स्टेट के अकॉर्डिंग ही लॉज बनने चाहिए। उस पे जो भी लॉ बनाएगा उसमें जो सेंटर है ना वो दखल अंदाजी नहीं कर सकती। मीन सेंटर्स की काफी सारी पावर्स जो हैं वो स्टेट को ट्रांसफर कर दी गई। फिर थर्ड क्या करा? ब्रसेल्स हैव सेपरेट गवर्नमेंट। अब ब्रसेल में सेपरेट गवर्नमेंट बना दी, जिसमें उन्होंने क्या कर देखा कि हैविंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ लिंग्विस्टिक ग्रुप। अब हमने क्या देखा था कि ब्रसेल में सिनेरियो है 80 फ्रेंच और 20 डच।
ठीक है, ये सिनेरियो था। बट उन्होंने वहां पे जो गवर्नमेंट बनाई जिसमें उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी कि दोनों जो हैं ग्रुप्स इक्वली रिप्रेजेंट करेंगे इस गवर्नमेंट में। फिर थर्ड एक और उन्होंने चीज करी, अपार्ट फ्रॉम सेंटर स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी जिसमें क्या है, लोग इलेक्ट करेंगे लोगों को किसके बेसिस पे, कम्युनिटी के बेसिस पे। अगर डच है, ठीक है, डच वाले अपनी एक डच गवर्नमेंट को जो है वो चुनेंगे, फ्रेंच वाले अपनी अलग को, जर्मन वाले अपनी जो है एक अलग गवर्नमेंट चुनेंगे। ठीक है, ऐसे इस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो बनेगी। अब इसमें हम देख रहे हैं कि 3 तरह की गवर्नमेंट बनेगी। फेडरल गवर्नमेंट जो सेंटर की एक गवर्नमेंट थी जो पूरी कंट्री को रन करेगी, दूसरी रीजनल गवर्नमेंट जो 3 रीजन थे, फ्लेमिश, वेलोनिया और ब्रसेल्स, उसमें बनेगी। एक थी हमारी कम्युनिटी गवर्नमेंट जिसमें जो है लैंग्वेज के बेसिस पे गवर्नमेंट बनेगी। और ये जो रूल्स हैं जो है इन डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो है रूल्स बनाएंगी। और इसमें कोई भी जो है गवर्नमेंट एक दूसरे में दखल अंदाजी नहीं कर सकती। अब इससे क्या करा इन्होंने, कितना ब्यूटीफुली पावर को डिवाइड कर दिया डिफरेंट कम्युनिटीज में, डिफरेंट जो है एरियाज में, कि कोई भी जो कम्युनिटी है वो लेफ्ट आउट फील ना करे। हर एक कम्युनिटी को जो है वो वैल्यूड फील हो कि हाँ मेरी भी एग्जिस्टेंस है। भले जर्मन जो थे वो सिर्फ 1% थे, लेकिन उनके अकॉर्डिंग भी गवर्नमेंट बनेगी। सो दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। इससे क्या हुआ, अब उन्होंने एक सिस्टम, एक बहुत सुंदर सिस्टम क्रिएट करा जिसमें उन्होंने पावर को डिवाइड करा और जिससे क्या करा, प्रोटेक्ट करा राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ ऑल कम्युनिटीज, जितनी भी कम्युनिटीज थी, एंड सक्सेसफुली अवॉइडेड द सिविक स्ट्राइफ एंड प्रिवेंटेड डिवीजन ऑफ द कंट्री। जैसे श्रीलंका में हुआ कि डिवीजन होगी, मीन्स उन्होंने सोचा कि जिसकी मेजोरिटी है उसकी ही चलेगी तो कोई बात नहीं, वो लोग कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन उसका उन्होंने उल्टा देखा कि क्या हुआ कि डिफरेंसेस आ गए और वॉर जैसी सिचुएशन आ गई। वेयरएज इन्होंने जो डिफरेंसेस है उनको रिकॉग्नाइज करा, जिससे क्या है एक पीस एंड हार्मनी क्रिएट हुई और कंट्री अच्छे तरीके से रन कर पाई। ठीक है, अब इससे हमें पता लगा कि पावर शेयरिंग की हमें नीड क्यों है। ठीक है, पावर शेयरिंग वाई, पावर शेयरिंग वाई मतलब कि क्यों पावर शेयरिंग जरूरी है। अब इन 2 एग्जाम्पल से हमने यही समझा कि पावर अगर डिवाइड होगी, हर एक कम्युनिटी को रिकॉग्निशन मिलेगी, तो कंट्री जो है अच्छे तरीके से रन कर पाएगी। ठीक है, अब इस चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्यों पावर शेयरिंग जरूरी है। 2 तरह के रीजंस हैं इस पे, एक है मॉरल रीजंस, दूसरा है प्रूडेंशियल रीजंस। अब मैं मॉरल रीजंस की बात करूं तो उसे हम डेमोक्रेटिक रीजंस भी बोलते हैं। ठीक है, डेमोक्रेटिक ऑब्वियस ही बात है, जब हम डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं जहां पे सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं हम, मीन्स लोगों की सरकार हो, लोगों का रूल हो, तो वहां पे पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर पावर जो है वो एक ही हैंड में कंसंट्रेटेड होगी तो उसे हम डेमोक्रेसी बोल ही नहीं सकते। ठीक है ना। सो पहले क्या है, पीपल पार्टिसिपेशन, की लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। पीपल अफेक्टेड बाय द डिसीजन शुड हैव से इन देम। ऑब्वियस ही बात है, जो रूल बनते हैं वो किनके लिए बन रहे हैं, लोगों के लिए बन रहे हैं। अगर लोग ही, उनकी से ही नहीं होगी, उनको बताया ही नहीं जा रहा, उनसे पूछा ही नहीं जा रहा, तो लोगों की पार्टिसिपेशन तो जीरो हो गई। सो पीपल पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी एक यही रीजन है कि पावर शेयरिंग जरूरी है। दूसरा रीजन है राइट टू बी कंसल्टेड। ऑब्वियस ही बात है कि अगर मैं डेमोक्रेसी की बात करूं कि लोगों के को हक है उन्हें कंसल्ट करना, गवर्नमेंट कंसल्ट करे कोई भी रूल्स और रेगुलेशन बनाने के लिए। ठीक है, ये उनका राइट है। तो अगर इस चीज को हम फॉलो करेंगे तो पावर शेयरिंग जरूरी है, क्योंकि पावर जितनी डिवाइड होगी उतना ही क्या है, मैक्सिमम लोगों की पार्टिसिपेशन हम कर पाएंगे। ठीक है ना, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। ठीक है, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन लोगों की हो पाएगी। दूसरा ये है स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। ऑब्वियस ही बात है कि डेमोक्रेसी का एक इंपॉर्टेंट एसेंस है पावर शेयरिंग। अगर पावर शेयर नहीं होगी तो क्या होगा, लोग भी जो है उसका पार्ट नहीं बन पाएंगे। और डेमोक्रेसी क्या बोलती है, सेल्फ गवर्नमेंट, लोगों की सरकार। वेयर एज फेयर गवर्नेंस, अब
ऑब्वियस सी बात है, हमने देखा कि मेजोरिटी, जब मेजोरिटेरियन फॉलो करा श्रीलंका ने, उसमें क्या था कि सिर्फ एक ही कम्युनिटी के अकॉर्डिंगली सब कुछ बनी जा रहा था, सभी रूल्स उन्हीं के अकॉर्डिंगली बन रहे थे, दूसरों को पूछ नहीं रहा था, मतलब कि वो फेयर नहीं थे। ठीक है, तमिल जो है उनके साथ अनफेयर हो रहा था। सो इससे क्या है, जैसे पावर शेयर होगी वैसे वैसे क्या है, गवर्नेंस फेयर होगी, सभी ग्रुप्स जो हैं वो रिप्रेजेंटेड और वैल्यूड फील करेंगे, जैसे बेल्जियम ने करवाया था हर एक ग्रुप को। उसके बाद आ गया लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट, कि ऑब्वियस ही बात है पावर शेयरिंग गवर्नमेंट को मोर एक्सेप्टेबल और अकाउंटेबल बनाती है। सिंपल, कि जैसे जितनी ज्यादा पावर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज में डिवाइड होगी, डिफरेंट लोगों में डिवाइड होगी, उससे क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, कि गवर्नमेंट जो है वो सही तरीके से डिसीजन ले रही है, हर एक के से पूछ रही है, हर एक को पार्ट बना रही है डिसीजन मेकिंग का। सो इट दैट गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल। ठीक है, और लेजिटिमेट। सो ये थे हमारे सारे डेमोक्रेटिक रीजंस। अब उसके साथ साथ प्रूडेंशियल रीजंस भी होते हैं। अब प्रूडेंशियल रीजंस, जिसे मैं प्रैक्टिकल रीजंस बोलूंगी। प्रैक्टिकल रीजंस मतलब कि पावर शेयरिंग, एक तो हमने डेमोक्रेसी के बेसिस पे देखा ना कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो उसमें क्या है, लोगों का रूल होना चाहिए। लोगों का रूल तभी होगा जब हम मैक्सिमम पार्टिसिपेशन कर पाएंगे, और वो कब करेंगे, जब पावर डिवाइड होगी, शेयर होगी। सिंपल। ठीक है, अब मैं प्रैक्टिकल रीजन की बात करूं कि क्यों पावर शेयरिंग जरूरी है। प्रैक्टिकल में हम देखेंगे सबसे पहले रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स। जितनी पावर डिवाइड होगी उससे क्या होगा, क्लैशेस डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में कम बनेंगे, क्योंकि हर एक कम्युनिटी वैल्यूड फील करेगी। दूसरा क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी कंट्री में। अब जैसे हमने श्रीलंका में देखा कि सिन्हालास जो हैं उनके अकॉर्डिंगली सभी रूल्स बने, तो तमिल्स ने क्या करना शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए, जिसमें क्या है, कंट्री में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी क्रिएट होने लगी। वेयर एज बेल्जियम में जो डच और फ्रेंच थे और जर्मन थे, उन सभी में इक्वली चीजें डिवाइड हुई, तो वहां पे पीस रही। सो मतलब कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही कंट्री में, हेल्प मेंटेन स्टेबल गवर्नमेंट लाइक कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। फिर दूसरा क्या, प्रोटेक्ट मिनोरिटीज। ऑब्वियस ही बात है, जो लोग कम जो है कम पॉपुलेशन है जिनकी, ठीक है, जिनकी पॉपुलेशन छोटी है, मिनोरिटी में है, उनको क्या है, प्रोटेक्ट करती है ये वाली चीज, पावर शेयरिंग। ठीक है, जैसे बेल्जियम में जर्मन और फ्रेंच को प्रोटेक्ट करा। ठीक है, वैसे और ऑपोजिटली सिन्हाला की मेजोरिटी जब श्रीलंका ने करी, तो जो तमिल थे उनको प्रोटेक्टेड फील नहीं हुआ। ठीक है, वो खुद को डिस्क्रिमिनेटेड फील करना शुरू कर दिया। सो दिस इज हाउ सिस्टम वर्क। सो पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है, प्रोटेक्ट करती है जो मिनोरिटीज को। दूसरा क्या, लॉन्ग टर्म यूनिटी। लॉन्ग टर्म में भी पावर शेयरिंग जो है वो हेल्प करती है कंट्री में एक यूनिटी और हार्मनी क्रिएट करने के लिए, एक भाईचारा क्रिएट करती है। जैसे हम, अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में कितने डिफरेंट जो है वो कम्युनिटी के लोग हैं, डिफरेंट रिलीजन फॉलो करने वाले लोग हैं, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, डिफरेंट ट्रेडिशन फॉलो करने वाले लोग हैं, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है कि हर एक जो है ग्रुप को, हर एक कम्युनिटी को जो है वो रिकॉग्निशन दी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिस वजह से सभी कम्युनिटीज के लोग आपस में हार्मनी से और पीस से रह रहे हैं, है ना। सो ये चीज जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये कब होगा, जब पावर को हम शेयर करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, प्रिवेंट्स वायलेंस। ऑब्वियस ही बात है, जब कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं, हम कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट कर रहे हैं, अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा तो वायलेंस भी नहीं होगी, सिंपल। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ गया, पीसफुल सोसाइटी। ऑब्वियस ही बात है, अगर जहां पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वायलेंस नहीं है, तो सोसाइटी क्या होगी, पीसफुल होगी, सिंपल। ठीक है, सो ये थे हमारे प्रैक्टिकल रीजंस। अब ये हमने जो है एक क्वेश्चन का आंसर हमने ढूंढ लिया कि वाई पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। अब हाउ, अब हमने ये तो देख लिया कि पावर शेयर करना जरूरी है, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि जैसे बेल्जियम ने डिवाइड करा पावर को जैसे बेल्जियम ने डिवाइड करा वैसे ही सभी कंट्रीज
डिवाइड करें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अब मैं अगर इंडिया की एग्जांपल लूं, इंडिया में कितने डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग हैं, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। तो अब अगर मैं हर एक की कम्युनिटी गवर्नमेंट बनानी शुरू कर दूं तो हमारी जो जो है हर हर दिन ही इलेक्शन होते रहेंगे कंट्री में, और ये इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है। सो मीन्स कैसे जो है सिस्टम फॉलो किया जाए डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, और कैसे डिफरेंट सोसाइटीज बनी हैं उसके अकॉर्डिंगली हम पावर को डिवाइड कर सकते हैं। तो उसमें अगर मैं मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात करूं, उसमें कुछ मेनली 5 तरह की जो है डिविजन्स हैं, कैटेगरीज हैं, जैसे मैं पावर को डिवाइड कर सकती हूँ मेनली, जिसमें अब पहली है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। अब हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती है? ऐसी होती है ना हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज हॉरिजॉन्टल। सो मतलब कि हॉरिजॉन्टल से आप ये समझ पाएंगे कि जो पावर है वो एक सेम लाइन में होगी, 1 2 3, ये 3 है, मीन्स तीनों एक ही लेवल पे होंगे अगर इनमें पावर डिवाइड होगी। मीन्स कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होगा, कोई हायर और कोई लोअर अथॉरिटी नहीं होगी। ठीक है। अब पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का मतलब क्या है? पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एट सेम लेवल। कि एक गवर्नमेंट है, उसके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उनमें पावर डिवाइड होती है लेकिन सेम लेवल पे। ठीक है, इसीलिए हम इसे हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग बोलते हैं। अब मेनली 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के। फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, सेकंड इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज जुडिशरी। अब लेजिस्लेचर का काम क्या है? वो लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव उसे इम्प्लीमेंट करती है और जुडिशरी उसे इंटरप्रेट करती है और प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर एक गवर्नमेंट ने, एक ऑर्गन ने कोई लॉ बनाया है तो दूसरी उसे एग्जीक्यूट कर रही है। अगर कोई इस लॉ में दिक्कत है तो ये जो ऑर्गन है इसे बोल सकता है कि इसमें ये दिक्कत है, इसको ठीक करो, मैं फिर ही एग्जीक्यूट करूंगा। ठीक है। अगर ऐसा है कि इसने एग्जीक्यूट कर दिया, ध्यान नहीं दिया, और ये जो है बैठा है इन पे चेक रखने को कि तुमने लॉ में गलती करी, ये सही नहीं बनाया, तुम इसको ठीक करो, दोबारा से इसमें चेंज करो। सो मतलब क्या है? ये तीनों सिस्टम एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस का काम करते हैं। ठीक है। मीन्स पावर को बैलेंस भी करते हैं और एक दूसरे के ऊपर चेक भी रखते हैं कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना काम अच्छे तरीके से कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है। पावर इज शेयर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स एट सेम लेवल, प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ। ऑब्वियस सी बात है कि इससे क्या है कि सिर्फ एक के पास पावर नहीं रहेगी, पावर क्या है? डिवाइड हो गई है, कोई भी एब्सोल्यूट पावर नहीं कर सकता। ठीक है। दिस इज व्हाट द सिस्टम इज। नेक्स्ट क्या है? प्रमोट डेमोक्रेसी एंड अकाउंटेबिलिटी। कि ये डेमोक्रेसी को भी प्रमोट करता है और अकाउंटेबिलिटी भी गवर्नमेंट की बनाता है। नेक्स्ट वी हैव वर्टिकल पावर शेयरिंग। अब वर्टिकल लाइन कैसी होती है? वर्टिकल लाइन होती है ऐसी, ऐसी होती है ना वर्टिकल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पावर होगी वो डिफरेंट लेवल्स पे होगी, कि अगर ये हायर अथॉरिटी है, ये लोअर अथॉरिटी है, उससे लोअर अथॉरिटी है। ठीक है। ऐसे जो है वो पावर डिवाइड होगी। क्या? पावर इज अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसको हम फेडरल पावर भी बोलते हैं, फेडरल पावर शेयरिंग। अब इसमें क्या है? एक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो मेन होगी, ठीक है, जो पूरी कंट्री का ध्यान रखेगी, जिसमें ज्यादातर कौन से टॉपिक्स हैं जिसपे वो सरकार गवर्नमेंट जो है रूल्स बनाएगी, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, रेलवे, ये सारी चीजें जो है इसका पार्ट होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी और पूरी कंट्री का ख्याल रखेगी। ठीक है। नेशनल मैटर्स पे लॉज बनाएगी। फिर दूसरी जो है स्टेट गवर्नमेंट, वो क्या करेगी? एक पर्टिकुलर जो स्टेट है उसकी, उस पर्टिकुलर एरिया में जो वो बनी है उसका ख्याल रखेगी, उसकी पुलिस, उसकी पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, मार्केट, ये सभी के ऊपर जो है वो लॉ मेकिंग का काम करेगी। फिर तीसरी होती है हमारी एक लोकल गवर्नमेंट। ठीक है। जिसमें क्या है? जो उनके पर्टिकुलर एरियाज हैं, विलेज हैं, टाउन हैं, उनके उन एरियाज का वो ख्याल रखेगी गवर्नमेंट, जिसमें ज्यादातर उनका वाटर सप्लाई, डेली क्लीनलीनेस, ठीक है, स्ट्रीट लाइट्स, लोकल रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान देगी और लोकल कम्युनिटीज को जो है वो प्रोटेक्ट करेगी। अब इसमें क्या है? जरूरी नहीं है कि सभी जो है वर्टिकल लेवल में ये तीनों लेवल्स हों। ठीक है। कई जगह पे ये 2 लेवल्स भी होते हैं। ठीक है। इस चीज को ख्याल रखना। अब हमारी जो कंट्री की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ये 3 लेवल्स हैं। ठीक है। जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे हम यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, और फिर हमारी जो लोकल गवर्नमेंट, जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह हो गई।
अब इसमें वही हम जो है डिफरेंट लेवल पे गवर्नमेंट पावर शेयर करती है, डिवीजन बिटवीन दी हायर एंड लोअर अथॉरिटी जो मैंने आपको बताया था। कॉन्स्टिट्यूशन अब क्लियरली डिफाइन करेगा पावर ऑफ ईच लेवल, कि हर एक लेवल की जो है वो पावर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है, कोई भी एक लेवल दूसरे में जो है इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है, कह रहे दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज, देयर आर मेनी कंट्रीज वेयर देयर इज नो प्रोविजनल और स्टेट गवर्नमेंट, वो जो मैंने अभी आपको बताया कि सभी कंट्रीज ये सिस्टम फॉलो नहीं करती हैं। अब एक होता है दो हमने पढ़ लिए, अब एक है सोशल ग्रुप्स में पावर शेयरिंग, मीन्स पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स। अब इसमें कैसे पावर शेयरिंग हो सकती है कि पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स मीन्स शेयरिंग पावर अमंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड सोशल कम्युनिटीज। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं बेल्जियम का, बेल्जियम ने कौन सी गवर्नमेंट बनाई थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसमें उन्होंने क्या करा था कि जो फ्रेंच थे, जर्मन्स थे और डच थे, वो अपनी कम्युनिटी के अकॉर्डिंगली अपनी कम्युनिटी से लोग चुन के और अपनी सरकार बना रहे थे, कम्युनिटी गवर्नमेंट जिसे उन्होंने बोला था। अब इससे क्या था कि सभी गवर्नमेंट जो सभी कम्युनिटीज हैं उनको एक वैल्यूड फील हुआ कि हाँ हमारे को पूछ रहे हैं और हमारे इंटरेस्ट को ध्यान दे रही है गवर्नमेंट। बट जरूरी नहीं है कि हर कंट्री में गवर्नमेंट ही बने, ठीक है, हम डिफरेंट तरीकों से, डिफरेंट वे से डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जरूरी नहीं हम उनकी गवर्नमेंट ही बनाए, और भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो यहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज हैं जिनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है, उनके अकॉर्डिंगली रूल्स बनाए गए हैं। जो हमारी डिफरेंट मिनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उनको रिकॉग्निशन दी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। जैसे अब मैं वुमेन की बात करूं, वुमेन को जो है रिजर्वेशन दी गई है, ठीक है, पार्लियामेंट में। तो ये सारी क्या है, कम्युनिटी मींस पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब सोशल ग्रुप्स कोई भी हो सकता है, वो रिलीजियस ग्रुप भी हो सकता है, वो लिंग्विस्टिक ग्रुप हो सकता है, वो सोशल ग्रुप, अब सोशल में वुमेन भी आती है, ठीक है, सोसाइटी का पार्ट वुमेन भी है, या और डिफरेंट कोई कास्ट है। तो ये सारी चीजें जो है इसमें हम पावर को शेयर कर सकते हैं। मींस इसका मेन मोटिव क्या है कि सभी ग्रुप को फेयर शेयर मिले गवर्नेंस में, ठीक है। नो सोशल ग्रुप शुड डोमिनेट और बी डोमिनेटेड, कोई भी सोशल ग्रुप डोमिनेट ना करे दूसरे ग्रुप पे और खुद डोमिनेशन ना सहे किसी और की। इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ मिनॉरिटी कम्युनिटी, अब जो लोग कम मात्रा में हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। प्रमोट सोशल हार्मनी एंड इक्वालिटी, बेल्जियम की जो है बेस्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल ऑफ पावर शेयरिंग, रिजर्वेशन ऑफ SC STs एंड OBC इन एजुकेशन एंड जॉब, ठीक है। अब जो हमारी कम्युनिटीज जो हैं वो मिनॉरिटी में हैं, ठीक है, या जो पिछड़ी हुई हैं उनको रिजर्वेशन दी गई है सो दैट वो आगे आ सके, मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ सके। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक ऑफिसेज। फिर रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड कल्चर, ठीक है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मान्यता दी गई है। तो ये सारी चीजें जो है ये भी पावर शेयरिंग का ही पार्ट है, और पावर शेयरिंग ऐसे हम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आगे आ गया पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज। अब डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज में भी हम पावर शेयर कर सकते हैं, कैसे, अब इसको हम देखेंगे। अब जैसे पहले नंबर पे अगर मैं बात करूं हमारी कंट्री की या किसी और कंट्री में भी डिफरेंट डिफरेंट तरह की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ठीक है। अब जैसे मैं इंडिया की बात करूं, यहाँ पे कितनी सारी पार्टीज हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, आप है, और भी जो है लोकल लेवल पार्टीज हैं, ठीक है, जैसे TMC है, और ये कितनी सारी पार्टीज हैं। अब ये जो पार्टीज क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज हैं। अब लोगों के पास चॉइस है, ऑप्शन है कि हम ये वाली पार्टी को सिलेक्ट कर सकते हैं, ये वाली पार्टी का पर्सन सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या है, पावर एक पर्टिकुलर पार्टी के हाथ में कंसंट्रेटेड नहीं है। डिफरेंट पार्टीज जो हैं इसमें पार्ट ले सकती हैं इलेक्शंस में, और इसमें खड़े हो सकते हैं, अपने कैंडिडेट्स को खड़े कर सकते हैं, और लोगों के पास ऑप्शन है कि वो किसी को भी चूज कर सकते हैं। सो क्या है, पावर कंसंट्रेटेड नहीं है, पावर डिवाइडेड है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में, है ना। सो दिस इज हाउ वी कैन पावर, वी कैन डिवाइड द पावर, ठीक है। नेक्स्ट है कोलिजन गवर्नमेंट। अब कोलिजन गवर्नमेंट कई बार ऐसे होता है कि अब हमने देखा कि जो थर्ड टर्म में बीजेपी ने जब गवर्नमेंट बनाई तो उनको मेजॉरिटी नहीं मिली, तो उन्होंने क्या करा कि दूसरी और जो पार्टी थी रीजनल लेवल की, ठीक है,
साउथ की जो पार्टी थी उनके साथ मिलके उन्होंने जो है वो गवर्नमेंट बनाई ना। सो क्या है, कोलिशन गवर्नमेंट। अब इससे क्या था कि जो पावर है वो कंसंट्रेट नहीं हुई एक पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में, अब पावर डिवाइडेड है, यहाँ पे दो पॉलिटिकल पार्टीज मिलके सरकार बना रही है। तो अब जो रूल्स हैं वो भी उनके अकॉर्डिंगली बनेंगे, ठीक है। अब उन पार्टीज का जो पार्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग हैं, उनको भी ध्यान में दिया जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन डिवाइड पावर अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। अब अगर मैं इंटरेस्ट ग्रुप्स की बात करूं, अब इंटरेस्ट ग्रुप क्या है, इंटरेस्ट से मतलब कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का किसी पर्टिकुलर एरिया में इंटरेस्ट। अब वो जो है वो बिजनेस भी हो सकता है, वो एग्रीकल्चर भी हो सकता है, वो एजुकेशनल भी हो सकता है, ठीक है, वो जॉब रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स मैनिफेस्टो क्रिएट करते हैं और उनके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशराइज करते हैं, अपने वेलफेयर के लिए, अपनी कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। अब इसमें क्या है, जैसे ट्रेडर्स का, फार्मर्स का, वर्कर्स का, तो ये क्या है, गवर्नमेंट डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब इससे क्या है, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है, ठीक है, गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ेगा, उनकी बातों को सुनना पड़ेगा। जब क्योंकि कितने सारे लोग कम्युनिटी में जाके गवर्नमेंट से अपील करते हैं, गवर्नमेंट के सामने प्रोटेस्ट करते हैं कि हमारी कम्युनिटी के लिए ये रूल बनना चाहिए, ये रूल बनना चाहिए। जैसे अभी लास्ट टाइम जो है 3 फॉर्म लॉज आए थे, तो हमारी जो है फार्मर कम्युनिटी ने कितनी देर जाके प्रोटेस्ट करा था दिल्ली जाके, तो उन्होंने वो फॉर्म लॉज जो है वो वापस लेने पड़े सरकार को। सो इससे हमें ये पता लगता है कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं हो सकती, कि डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स जो हैं वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं अपनी कम्युनिटीज को और गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं कि आप अच्छे तरीके से सिस्टम को फॉलो करिए। सो ये है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज। सो अब आपको ये भी पता लग गया कि हाउ पावर शेयरिंग, की पावर शेयरिंग हम कैसे कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से, भले वो हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, ठीक है, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप हो, सोशल ग्रुप्स हो, या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टीज में पावर शेयरिंग हो, हम इस तरीके से भी पावर को शेयर कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर करना बहुत जरूरी है, दैट इज व्हाट पावर शेयरिंग, ठीक है, व्हाट पावर शेयरिंग। अब पावर शेयरिंग है क्या, पावर शेयरिंग की अगर अब मैं डेफिनेशन की बात करूं, पहले तो मैंने स्टार्टिंग में आपको जस्ट लिटरल मीनिंग बताया था, बट एक्चुअल पावर शेयरिंग की फिर डेफिनेशन अब क्या निकल के आएगी, दैट इज व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग different social groups, different levels of government, different organs of government, we call it power शेयरिंग, ठीक है, वी कॉल इट पावर शेयरिंग। सो दिस इज व्हाट पावर शेयरिंग इज, ठीक है। अब आपको समझ आ गया कि पावर शेयरिंग क्या है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट पावर शेयरिंग। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।